आगे चले, देखो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, दशहरा वशहरा मना लिया बढ़िया। भाई दशहरा विकास तू राजस्थान जाके तुम रावण को तोड़ दिया बताया यार। मैं तो नहीं गया, भीड़ पसंद ही नहीं है मेरे को। मान लो आई थिंक शायद 2-4 लोग होंगे, इतना तो होंगे। अच्छा अगर मान लो उसमें कोई पटाखा चल जाए, भगदड़ मच जाए तो पटाखा चल जाए, कुछ भी हो जाए रेयर केस, अगर भगदड़ मच जाए तो सारी जिंदगी सारा कैरियर सब खत्म हो जाता है। इसलिए जिंदगी में मेले में जाने से, जो मतलब बड़े जैसे लक्की मेला, खाटू श्याम जी, देव महाराज और भी कहीं रामदेव जी, एक ऐसे में इनमें जितना बचो उतना फायदा है। 8 दिन आप जाओ, प्रभु की श्रद्धा करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी जब मेला आया था खाटू श्याम जी, कितने भगदड़ मची थी, कितने कैसे लोग जो मतलब लोग निर्दयी हो गए थे, जो छड़ छड़ के भी चले गए थे। तो कोशिश किया करो जिंदगी में सिद्धांत अपनाओ, भगवान की आस्था है, 8 दिन खूब जाओ, लेकिन मेले में बचो जाओ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी भगवान करे ऐसा ना हो जाए, कौन नहीं है पीछे। अगर किसी लड़के मान लो तुम्हारे में से कोई नेक्स्ट ईयर 2-3 साल में जाता है, कुछ हो जाए ऐसा, तुम्हारी शादी हो जाए तो कौन क्या हो। अकेले में चलो चले गए ठीक है, चलो अकेले माँ बाप के फिर शादी नहीं हुई तो उन माँ बाप को क्या होगा। गलत करोगे भाई, अपना अपना विचार अलग होते हैं। देखो आपके विचार अलग होते हैं, मेरे में मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है। चलो दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, आप आपके इस तरह से जियो लाइफ आप। देखो भाई आप सभी को खूब अच्छे से मालूम है, अपनी पहली किताब खत्म हो गई। न्यूमेरिकल क्लास मैंने अपलोड नहीं कर पाया, मैं टाइम के अभाव के कारण आज कर दूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए क्लास तैयार है पूरी। उसके बाद बात यह है साहब कि अपन आज जो सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा स्टडी प्लान बताता हूँ। जो बच्चे कमज़ोर हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों के अंदर, मैं कुछ एक स्मार्ट स्टडी के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, तो आप सभी उसे नोट भी कर लेना बाद में, और आप उसके बारे में उसको आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो भाई अपने बुक चलेगी सेकंड, कौन सी बुक चलेगी भाई, सेकंड बुक। एक बात तो ये है साहब, सुनो भाई, सब बच्चे सुन लेना भाई, मेरी क्लास लेने वाले, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मोनो सैनी हो चाहे कोई से भी हो, लड़की हो चाहे लड़का हो। चैप्टर चलेगा अपना 9 और 10, दोनों चैप्टरों के अंक हैं 12 नंबर। कितने नंबर है, आप पास तो इसी से हो रहे हो, पास तो इन दोनों से हो रहे हो, 9 नंबर चाहिए तुमको फिजिक्स में। 9 से तो कितने नंबर के पार्ट है, 7 नंबर का, तो 9 का 5 का ही है, 7 5 12, और 100% है, 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे इसमें, चाहे तो 90 के 2 क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकली अथवा में दे, चाहे 90 10वें के दोनों अथवे में, 90 10वें का अथवे में रखता है। दूसरी बात, ये तो बात होगी अपनी इसकी, अब बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी फिजिक्स की। मैं ये केमिस्ट्री के हालात देख के बता रहा हूँ तुमको, नहीं मैं बताता नहीं। देखो भाई फिजिक्स के अंदर अपने जो फर्स्ट फिजिक्स है, पहले उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आप पहला लेसन खूब अच्छे से कर सकते हो तैयार, 4 नंबर का है, आराम से कर सकते हो लेसन, है ना। इसके बाद में आप चैप्टर संख्या कौन सी कर रहे, चैप्टर संख्या है, चैप्टर संख्या 8 भी कर सकते हो, कितना नंबर का है, 2। चैप्टर संख्या आप 3 में आप मीटर सेतु, तो कोई डेरिवेशन नहीं है इनमें, आप विभव मापी, वेट स्टोन और किरचॉफ, ठीक है, आराम से एक क्वेश्चन मिल जाएगा इनमें से। ज्यादातर देखो रेयर केस होता है जो नहीं आए, लगभग आ जाता है। 4 2 6 और 2 8, ओके। इसके बाद में आप घिसे पिटे भी आप 5वां या 6ठा लेसन को तैयार कर सकते हो आराम से। 5 टॉपिक है पूरे पढ़े जा, 5 या 6 टॉपिक, कितने नंबर हो गए, 4 2 6 और 2 8 3, मतलब मैं एवरेजन अगर लगा के चलूँ तो आप 10 से 12 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो इस हिसाब से कर सकते हो आराम से, इन्हीं इनको पढ़े तो। मैंने आपसे देखो चौथे पार्ट की नहीं कहा, मैंने आपसे अगर इनको नहीं करना चाहो 7वें की नहीं कहा, मैंने आपसे 6ठे की नहीं कहा। अगर आप 7वां करना चाहो तो बहुत आसान है, क्यों,
आपको एलसीआर में से क्वेश्चन मिलने के चांस होते हैं। आपको ये भी नहीं आया आपसे तो आप अनुनाद करो, अनुनाद के तो परेजार 2 ही तो क्लास है, अनुनाद की 2 ही क्लास है, 2 क्लास में से एक क्वेश्चन मिल जाता है लगभग 90%। पहली बात तो न्यूमेरिकल आता है, 3 तो डेरिवेशन। हाँ, और पहली बात है इसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन इनमें से आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो आप देखो अगर स्मार्ट तैयारी करो और आपको तैयारी करनी है तो आप इस प्रकार छांट लो, भाई अनुनाद मुझे करना है, बस पहला लेसन मुझे करना है, 8वां लेसन करना है, तीसरे में से मुझे ये करना है, 5 और 6 में से एक करना है, ठीक है। बात नहीं भरे, कहने का मतलब तुमसे हो ही कुछ भी नहीं, तुम फालतू में यूं भरोटा भरो तो कोई मतलब नहीं। चले 100 किलो 10 किलो वजन नहीं, बात हो रहा तुम 50 किलो की तो बेकार है। ये तो बात होगी बुक फर्स्ट की। मतलब अपने कितने नंबर आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 का एवरेज आ जाएगा अपना आराम से, अगर इस तरीके से तैयारी करो आ जाएगा। अब बात करें हम सेकंड बुक के, नीचे दिख रहा है वीडियो में, तो देखो भाई 9वां लेसन और 10वां लेसन खूब 12 नंबर के पार्ट है, खूब मैं इतना जानता हूँ अगर कमजोर से कमजोर बच्चा पढ़ेगा तो इसमें 6 या 7 अंक आराम से प्राप्त किए। क्यों? 10वां पार्ट तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, पूरा डेरिवेशन है ही नहीं, तो 10वीं वाले 10वें पार्ट को खेल सकते हो आप। इधर से 9वें पार्ट में से आप लेंस मेकर वगैरह आपके रटे पड़े आप उनको कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है। मतलब कमजोर बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट के लिए नहीं बता रहा, जो बच्चे बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे खड़े हैं 6-7 नंबर तैयार। फिर आपका 14वां पार्ट होता है, कितने नंबर का है, 6 नंबर का, बिल्कुल थ्योरी है, डेरिवेशन का एक अक्षर नहीं है, अर्धचालक में 6 नंबर का पार्ट है। तो कितने नंबर हो गए, 12 और 6 कितने हो गए, 18 नंबर। 18 नंबर सीधे सीधे 2 ही पार्ट हो रहा है तुम्हारा सेकंड किताब के अंदर, हो रहा है कि नहीं, 18 नंबर हो रहा है। और ज्यादा भी नहीं कहूँ मैं, 18 नंबर तो ये हो गए, 15 नंबर आपके ये हो गए पहली किताब के, इसके बाद 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल हो गए, प्राइवेट में 30 हो गए, 14 नंबर आपके संस्कृत सत्रांक हो गए, 5 और 5 10 और 4 10 और 8 18 और 4 22, ये 2 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7 72 नंबर आ रहा है फिजिक्स के अंदर, अगर आप तैयारी करो तो अच्छे से। आपके मतलब 2-3 नंबर बच रहे हैं, डिप्रेशन लगे आप, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। तुमने पूरी किताब भी ना पढ़ी, पढ़ी क्या बताओ मेरा, ओके पूरी किताब भी पढ़ी क्या, फिर देखो 72 भी नहीं तो मरे से मरे मैं कुछ नहीं जानता, कम से कम 60 नंबर तो तुम आराम से ला सकते हो इस तरीके से पढ़ के। और अभी तो सुनो बिल्कुल आसान पार्ट रह रहे हैं, कौन से 11 12 और 13, या 3-3 नंबर के पार्ट है, 3 है 3 6 3 9 18 और 9 नहीं, कुछ 4 नंबर के पार्ट है, ऐसी बात नहीं, 2-4 नंबर से मिल लिया देख लो आप। बात केमिस्ट्री करें, सेकंड है आपका जैवणु, आपका बहुलक, मैं कुछ नहीं जानता, लगभग शायद 7 नंबर के पार्ट तो होंगे एवरेज है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं तो एवरेज मेरे दिमाग से बता रहा हूँ, 3 के 4 के होंगे, 7 के होंगे, 8 के होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड हो गए, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सुबह सुबह के टाइम में झूठ है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, जिन परिस्थितियों से मैंने संघर्ष किया है, आप नहीं करो। क्यों? आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा, तो मैं चाहता हूँ मैंने जो गलतियाँ की फ्यूचर में, मैंने मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, मैं उन वजह से आज यहाँ हूँ, नहीं आज कहाँ होता, ये तो भगवान को पता या फिर आने वाले वक्त को पता, गया जो तो गया वक्त। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो टीचर्स हैं, मैं हूँ, मैंने जो गलतियाँ की वो आप नहीं करो, और मेरा शिक्षक होने का दायित्व यही होता है कि जो गलती मैंने मेरी लाइफ में की वो आप नहीं करो। इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स करता रहता हूँ, ये मत करो, ये मत करो, ये मत। कोई को बच्चे के मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, ये मत कर, ऐसे पढ़, ऐसे, क्यों? उससे उम्मीद है मेरी, उसके परिवार को देखता हूँ, उसके मम्मी पापा कितने उम्मीद लगाए बैठे, हालांकि मुझे कोई पर्सनल मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई किसी स्टूडेंट से खास लगाव नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार है, और यहाँ तक कि मेरा कोई रिश्तेदार होता है तो मैं कुछ बच्चे जानते भी होंगे, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसमें है भी, लेकिन मैं इतना रिलेशन नहीं रखता, लाइजन नहीं रखता, मेरे लिए ये भी बरोबर है, मेरे लिए ये भी बरोबर है, मेरे लिए ये भी बरोबर है, मेरे लिए है नहीं भाई। इसलिए बताता हूँ ताकि लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करो, बहुत अच्छी सिद्धियाँ प्राप्त करो।
लेकिन उसमें 4 महीने लग के करोगे जब होगा, ऐसे नहीं होगा। एक जुनून होना चाहिए आपका, मतलब भूत सवार हो जाए खोपड़ी में बस। फर्स्ट की बात आ जाए, आप पहला पार्ट आराम से कर सकते हो, फर्स्ट लेसन आराम से कर सकते हो आप, क्रिस्टल वाला। देखो इसमें शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि, बीसीसी, एफसीसी, एसएससी, घनीय, अंतकेंद्रित, फलक केंद्रित, ब्रेवे जालक, इस सारी चीजों को आप तैयार करो। छोटे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से 1-1 नंबर के, कभी इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। स्ट्रक्चर है ब्रेवे जालक की मैंने तरीका बता था, सीटी और एचएमटी बराबर है, बराबर नहीं है नहीं है नहीं है, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता, बताया था तुमको मैंने। दूसरी बात, कौन सा लेसन, लेसन नंबर 2 में क्या आएगा, देखो एक तो 2 में राउल्ट का नियम है क्या, दूसरे में, दूसरे में है ना, राउल्ट का नियम पढ़ लो, हेनरी का नियम पढ़ लो, नॉर्मलता पढ़ लो, फॉर्मलता पढ़ लो, मोललता पढ़ लो, आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आराम से 100% मिल जाएगा। चैप्टर संख्या 3 में से आप एक सेल तैयार कर लो, आपके 2 नंबर पक्के हैं। देखो मैं मेरा एवरेज बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, बाकी आप आपके टीचर से कंसल्ट करें। जहाँ तक मैं ये नहीं बता रहा कि ये बता, जो कमजोर ऐसे बच्चे जो मर भी तो रहे, इनको कुछ आ भी तो नहीं रहा, कम से कम ये करेंगे कुछ तो होएगा पास। भाई जो आदमी बिल्कुल डूब रहा है नंदी में, उसको एक रस्ते मिले तो निकलेगा बाहर। तो आप एक, मैं तो एक किनारा दे रहा हूँ आपको, और किनारा नहीं है, ये टॉपिक आते हैं, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना। ये हो गया सेल, सेल में से लैक्लान से सेल, और वो है ना जंग वाला, एफ वाला, फेरस वाला, वो वाला आ सकता है। न्यूमेरिकल आएगा तो इनमें से पूछेगा, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, इनमें से घनत्व वगैरह, एक क्रिस्टल में घनत्व का टॉपिक भी होगा आपके, m/v d बराबर, उससे न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। चैप्टर संख्या 4, ये बहुत गजब का चैप्टर है, इसमें मात्र और मात्र आपके 5 ही टॉपिक है। एक तो इसमें रदरफोर्ड सोडी का नियम आता है, जो आपको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा नाभिक के अंदर। एक इसमें आती है प्रथम कोटि की समीकरण, एक आती है द्वितीय कोटि की समीकरण। न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। एक आता है संगणवाद, सक्रियता का सिद्धांत, ये सारी चीजें आती है, और इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें डेरिवेशन है, बस प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का डेरिवेशन है, और रदरफोर्ड का आपको नहीं आता है, आपके इससे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, आप मेरे पास ला सकते हो, मैं बता सकता हूँ। रसायन बलगति के न्यूमेरिकल वो होंगे जो हम रदरफोर्ड सोडी के अकॉर्डिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। चैप्टर संख्या 5, ये एक ऐसा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, इसको चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट हो, सारे फुल में फुल नंबर ला सकते हो। क्यों? पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा। पोलैरिटी विलयन क्या है, ब्लैक क्या है, विलयन क्या है, और उसके बाद इसमें जेल क्या है, वैद्युतकरण संचलन की गति क्या है, टेंडल प्रभाव क्या है। अरे मैं लगा दूं बोल इसमें यार, क्योंकि ये आपको बीएससी में भी काम आएगा। जब आप बीएससी करोगे, बीएससी के अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब ये पार्ट वहीं आता है। पूरे नंबर आ जाएंगे इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे। इसमें आधे आ जाएंगे आपको, सेल आ गया, एक टॉपिक और आता है नैनसाइट, एक और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, 0.239 लॉग, फिर उसके बटे वो TA/TB, जो भी आप अनुमान होगा उसके अकॉर्डिंग करोगे। चैप्टर संख्या 6, ये चैप्टर मेरे हिसाब से मुझे ध्यान है, धातुओं का निष्कर्ष है, कुछ ऐसा है शायद, अयस्क धातुओं का कुछ ऐसा है, उसमें धातु का आता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है चैप्टर संख्या 7, पी ब्लॉक, जिसकी बस की नहीं है छोड़ दो। इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं कह रहा मैं, जो बच्चे बिल्कुल एवरेज है, 75% के लेवल है, 70, 75, 65, 60 से 70, 75 बनाए, उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज। जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको पढ़ना है, नोट्स लेकर अच्छे से पढ़ना है, दबा के एक्सीलेंट लिया हो, एक्सीलेंट लेके क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। अब बता रहा हूँ मैं 8वां आता है F/D ब्लॉक। इसमें मुश्किल से आपको 10 या 15 पन्ने के नोट्स होते हैं, मुश्किल से 10-15, या लास्ट अगर ज्यादा कोई मास्टर लिखाता है तो 20 पन्ने के नोट्स होते हैं, लास्ट इतना होता है। और उसमें से आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। करना क्या है आपको, तब तो याद होने चाहिए, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, साइड में जाने पर, इधर जाने पर, अक्रिय धातु, F ब्लॉक किसे कहते हैं, D ब्लॉक किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, ये सारी बात रामायण आएगी इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये हो गया, कौन सा हो गया 8। चैप्टर नंबर 9, ये पार्ट एक ऐसा है, अगर ये इसको एक बार समझ में आ जाए तो इसको जिंदगी में नहीं भूलेगा, और जो स्टूडेंट बीएससी करेगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएगा, मैथ वाले के लिए। ये चैप्टर में आपको क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए सारों का, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, जैसे
निकल कर अब आपको सबसे पहले इसमें वर्ग कौन से याद होना चाहिए, वो है ना सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, है ना, कॉपर, जिंक, वो आता है ना नीचे वाला। यूं मुझे ध्यान नहीं है कितने नंबर का वर्ग है। देखो देखो मैंने उठा के नहीं देखी 2014 के बाद, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री। हाँ बस मेरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को आता है। अब तुम देख लो 2014 का याद है मुझे ये सब, नहीं मैंने अभी उठा के नहीं देखा अब तक। अब आप इसके अनुमान से लगाओ कितनी बेहतरीन तैयारी होगी। भाई तुम ये लगाओ, मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा, जब मेरे को अभी ये चीज़ें याद है तो आप समझो उस टाइम मेरी कितनी अच्छी तैयारी हो। जिस बंदे को याद है उसकी तैयारी तो होगी होगी, ऑब्वियसली सी बात है। बिना तैयारी के देखो तुम बता दो, कोई नहीं बता सकता। तो इसमें राम कहानी बहुत गजब की है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है और आपको परमाणु क्रमांक याद है। फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड का, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, स्कैंडियम और कॉपर, ऐसे तत्व दे देता है वो। उससे आपको क्या बनाता है, ज्यामिति बनवाता है, संकरण निकलवाता है आपसे। उससे आप पे चतुष्फल की संचरण बनेगी, पिरामिडिया बनेगी, एक विमेय बनेगी, कौन सा संकरण होगा, sp3 बनेगा, sp2d बनेगा, sp3d बनेगा, कौन सा संकरण बनेगा, कौन सा रंगीन बनेगा, रंगहीन बनेगा, गंधहीन बनेगा, क्या बनेगा। बस मात्र और मात्र एक बार आपको समझ बैठ जाए, और जिसको समझ में नहीं आता मेरे पास लिया मैं बताओ तुम्हें। तो देखो पाठ कितने हो गए, अब देखो आप 7 नंबर तो यही हो गए, और 3 नंबर और जोड़ लो पहले का, 2 नंबर इसका जोड़ लो, 2 नंबर इसका जोड़ लो तीसरे का, और 3 नंबर आप चौथे का जोड़ लो, 5वें के 4 नंबर जोड़ लो। मेरे को पता नहीं है कितने नंबर के पार्ट है, कम ज्यादा हो सकता है, आप जोड़ लेना घर जाके। देखो भाई मैं तो मेरे एक आइडिया से बता रहा हूँ, मैंने केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, मैंने ओनली फिजिक्स का देखा, जो फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपको 8वें ब्लॉक में से आप 2 नंबर जोड़ लो, 90 पार्ट में से आप 3 नंबर जोड़ लो, 3 तो 5 और 9 3 12 2 14 16 3 19 और 7 19 और 1 20 26 26 और 26 और 30 और 14 6 4 10 3 2 5 6 और 1 7। कैसे कौन बना 70%? कैसे ना बन रही बताओ, देखो ना बन रही 70%। बायोलॉजी में आप 70 नंबर आराम से ले आओगे, 60-70 नंबर, वो तो इसी इजी विषय रट के लिए आओ, ज्यादा नहीं तो मानव लैंगिक के पाठ याद करो, उसमें से आ जाएंगे। तो ना बन रही 70%, मैं तो पूछ रहा हूँ ना बन रही के लोग कैसे बता। यह तरीका से अगर तुम याद करो और पढ़ो, जो कमजोर बालक है, मेरी गारंटी है अगर 65-70 से कम बन जाए तो मेरा नाम बदल देना वो। अगर तुम तैयारी को देखो, तरीका होता है तैयारी करने का। अब तुम पूरे पाठ में भर रहा हो, तुमसे 1 सुना हो, अगर जो बालक कमजोर है, और जो बालक आराम से ऐसे तैयारी, देखो तैयारी करने के भी 3 तरीके होते हैं, एक तो स्मार्ट तैयारी, एक उसमें अब एक बात है, ये गेट है, अरे आप कुंदे लगा दे, अभी आपको खींच रहे जोर जोर से, अब नो कौन पे कुंदे खोल लो मैं ना, जोर जोर से खोल। अब एक बार एक आया को छोटा बता, अरे यार कुंदे खोल ले, इतना बड़ा है तो 2 मिनट खोल ले। यही आपको फंडा। अगर तुम इस तरीके से तैयारी करके पढ़ते हो, देखो तुम्हारी टेबल पर सिलेबस होना चाहिए, आपका जो पार्ट होगा उसके निशान लगाओ, कितने टेस्ट हो गए उसके निशान लगाओ, किस कौन सा पार्ट कमजोर हो रहा है आपका, वो पार्ट को आप बोला मारो ना, और फिर आप उसके दोबारा टेस्ट लो, आप मेरे को बोलो। उतार सकते हो जिसको जैसे तो उतार लो, नहीं उतारो कोई मत, मैं मिटा दूंगा। उतार रहे हो क्या, कोई उतारो तो उतार लो भाई। बाकी तुमसे कह दिया केमिस्ट्री के अंदर देखो ये पार्ट में पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा, तीसरा भी मैं कुछ कुछ बता सकता हूँ, चौथा बता दूंगा, 5वां बता दूंगा, 8वां नहीं बता सकता, 9वां बता दूंगा। तैयारी करने के तरीके होते हैं भाई, अगर तुम अगर तैयारी करो तो तैयारी करने से। सर आपने वो भेजे थे नोट्स शाम को, वो अब चैप्टर चालू होगा उसके ही क्या? हाँ पहले करने होंगे उसके बाद में क्या लिख रहा था तो मैंने कैप्शन नीचे मैसेज में, तो पता है ना कल जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उन्हें सुबह 5 बजे कितना बुरा मैसेज पड़ा होगा उन्हें देखा। स्टोरी तो खूब लगाता है व्हाट्सएप, तेरा नाम वैसे ये लगाती है बड़ी वाली सिस्टम लगा दी। मैं तो मेरे स्कूल में मैसेज भी कौन सी हाँ तो ना तो काई ना कर,
बावड़ा तो सारे क्रिमिनल हमें, तू तो बिल्कुल सही बात है। वो इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, वो कौन का तुम्हारा चाचा है ताऊ पापा? पापा दी गुरुजी अच्छी है यार, देखो मेरे को सच में मेरे को बड़ी बड़ी मूंछें बहुत अच्छी लगती है, अभी बड़े जी गुरुजी करनी चाहिए यार। अब तो और बड़ा बात करेंगे। मुँह बढ़ाओ उनका, जिस कहने ना तो हमारे सर भी बढ़ाएंगे। 2-3 में मैं सीधा का मुर्गी तो कूट लगाया था से मैं करता लेकिन मैं नहीं करा। मैंने कोई और देखेगा मुझे कहेंगे सर कैसे कह। नहीं गुरुजी हमारा डॉक्टर नहीं वो कोई बात नहीं, देखत में कोई गलत थोड़ी करता, लेकिन फिर वो थोड़ा मैंने ऐसे नहीं किया उनकी। आज वो लड़की नहीं है दोनों हाँ इनको 5 दिन को याद पड़ा स्कूल का ना। तेरी क्लास के 2 बच्चे और आए थे ना, एक तो हरिपुरा का, एक नानक वाला। हरिपुरा का चंदन आया चंदन चंदन को गिरा वो पड़ो सही है क्या बनना? सचिन है ना वो नाम बड़ा को सचिन सही है बनने। सचिन तो ये चंदन मेरे को ठीक लगा, कल बैच चला था ना उनका 3 बजे, नया नहीं पुराना सब लिखाया नहीं था, वैसे मोटा मोटा यही बताया 13 मैडम मैं पास हो जाएंगे गद। चलो जल्दी करो, मेरे को जो तुमको नोट्स दिया उसको सबको करवाना है मेरे को कंप्लीट आज। स्कूल वाले बच्चों के लिए सुन लेना भाई, कोचिंग वाले बच्चे साफ सीधा शब्दों में सुन लेना, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। स्कूल वाले बच्चे पढ़ लिए तो ये मत सोचना हम लिखेंगे नहीं, मैं रफ कॉपी चेक करूंगा प्रत्येक दिन। आप आपकी रफ कॉपी या फेयर कॉपी आप चाहे थोड़ी गलती राइटिंग लिखो, आप क्लास लोगे और क्लास लेने के बाद उसको देखकर आप उसको कॉपी में उतारोगे, रफ में नहीं डायरेक्ट कॉपी में। तो एक आपको रजिस्टर बनाना, रजिस्टर बनाने के बाद आप उसको लिखना और क्योंकि आपका बहुत अच्छा सिलेबस होने वाला है इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तो आप सभी नोट्स बनाना साथ साथ, रफ में नहीं डायरेक्ट कॉपी में, और क्लास सुनना। और मैं कॉपी डेली चेक करूँगा, डेली बैग में कॉपी होनी चाहिए, सेकंड कॉपी राइट। इसके लिए कॉपी आपके पास है मैं समझता हूँ, लेकिन अब 100 रुपये का खर्चा अलग से होगा आपका, ठीक है। मेरी बात मान लेना, सुन लेना, मैं एक एक को नहीं तो बस कल 2 जैसे दूंगा दम से पकड़ पकड़। चलो मिटा दो, ये बहुत अच्छे टॉपिक है ये वाले, आप इसको हल्के मत लो। ये ई और ई की बार माइनस ई बटे टी कुछ ऐसा आता है, के टी कुछ ऐसा बनता है। कितना हो गया चैप्टर? 3 तो कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री 8 और 9 चल रहा है। 8 अरे सर आओ आओ दर्शन आओ आओ बैठो। आज कैसे सुबह सुबह दर्शन? कभी आ जाएगा तेरे जैसे, तेरे लिए दरबार खुल रहे हैं हमारे, ठीक है। मिटा दो ये, इस प्रकार से तैयारी करो। जिसको ये चैप्टर कठिन लगता है इसको 2 चैप्टर टुकड़ों में तोड़ दो, अनुनाद करो, और ये तीसरे पार्ट को भी 2-3 टुकड़ों में तोड़ दो आप। पहला आपको विभव वाले वो डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद इसको कहाँ तक तोड़ोगे आप, शैलों का संयोजन में तोड़ दो, फिर आपको मीटर से तो विभवमापी इसमें तोड़ लो। दूसरे पार्ट को आप 2 भागों में तोड़ दो आप, एक तो धारिता से पहले तक का और एक धारिता के बाद तक का संधारित्र। संधारित्र वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। देखो संधारित्र के 4 टॉपिक है और एक क्वेश्चन आ रहा है, रट बताओ ना यार, सच बता रहा हूँ ना। एक पेन हाथ मेरा, तुम मेरे से पूछते नहीं हो ना, और न तुम मेरे से सजेशन मांगते हो। मैं इतना कुछ दे दूँ ना, हकीकत बात है तुम बहुत गजब का, लेकिन तुम बस कोई मेरे से पूछता ही नहीं है। मैं तो मन मार के मेरा खुद बताता हूँ, सच बता रहा हूँ, मन मार के बताता हूँ। मैंने मेरे को होश नहीं आने, बहुत से टीचरों को देखना तुमको केवल केवल टॉपिक से मतलब है, कोई मतलब नहीं है किसी से। वो तो कभी कभी मेरी खोपड़ी खनकती है ना, जब जब बस जब कल खनकी कल क्या आगे वाला बढ़िया तरीके से होया। लो भाई देखो भाई, अपने चैप्टर डांसा साहब ओ सॉरी सुनील, दूसरी किताब चलेगी अपने। कौन सी किताब? ये किताब तेरे लिए संजीवन बूटी है, जैसे हनुमान जी महाराज लेके आए थे। इससे आप पास होगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेरिवेशन लकड़ों कौन कोई फालतू को ज्यादा होती है। ये क्लास, इन क्लासों को रेगुलर लेना, छुट्टी मत करना। फिर कह रहा हूँ तेरे से, मैंने पास हो जाएगा नहीं बेटा फेल हो जाएगा। इस किताब में आप छुट्टी मत करना, ठीक है।
तो देखो भाई चैप्टर संख्या 9 किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। डाल दो हेडिंग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। आप तो लिखाना था नहीं, मैंने नोट्स दे दिया आपको थ्योरेटिकल। वो जो ये नोट्स किसके दिए मैंने, जो आप 10वीं में पढ़ के आए, जो सारा लिख के दिया मैंने 10वीं का ही दिया पूरा मैटर, तुमने देखा होगा भाई, पूरा 10वीं तक का दिया। मैं एक एक रिवाइज करवा रहा हूँ। सुनो भाई, ऑनलाइन वाले सुन लेना, कॉपी में काम चाहिए, मुझको नहीं मिला देखना, फिर हाथ पैर लगा सीधे सीधे और 200 रुपये का जुर्माना। तो देखो भाई, इस पार्ट को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे हम? 3 भागों में। देखो भाई, फर्स्ट भाग इसका आप भी आपके कहीं भी लिख लेना, दर्पण। दूसरा पढ़ेंगे हम लेंस, 4 पढ़ देंगे चलो। तीसरा पढ़ेंगे हम इसको दर्पण, लेंस, प्रिज्म, और चौथा पढ़ेंगे प्रकाशिकी यंत्र। और बड़ा क्वेश्चन डेफिनेट आने की संभावना रहेगी तीनों से, इससे भी आ जाता है। इसमें एक ही टॉपिक का बड़ा दर्पण सूत्र बस, लेकिन 99 नहीं 500%। और न्यूमेरिकल आएगा साहब 100%। 100% न्यूमेरिकल आएगा, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 6 नंबर का। तो सुन लिया, पहले हम दर्पण को पढ़ेंगे, फिर हम लेंस को पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म को पढ़ेंगे, फिर प्रकाशिकी यंत्र। 2022 में भी इसमें से क्वेश्चन आया है, बड़ा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना इन तीनों में से है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें चलेगा अपवर्तन, उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन को ये टुकड़े करके पढ़ने। दर्पण को हम आज और कल में निपटा देंगे, दर्पण को आज और कल में हम निपटा देंगे। इसके बाद हम परसों से हम लेंस को चालू कर देंगे, 3 दिन में 4 दिन में लेंस को फ्री कर देंगे। इसके बाद में हमारा चलेगा प्रिज्म, 1 दिन में प्रिज्म फ्री हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म। इसके बाद प्रकाशिकी यंत्र 3 से 4 दिन में इसको फ्री करेंगे। ऐसे करके चलेंगे, 4-4 दिन लेके चलेंगे एक टॉपिक को। तो 4 4 8 12 4 16, आज तारीख कितनी होगी? तो अपन धनतेरस तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे अपन यहाँ? धनतेरस। जो बच्चे स्कूल गांव जाने वाले हैं खूब तसल्ली से जा सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जाएंगे और रेल उड़ाऊंगा बहुत गजब से होगी। और डेली का डेली जो कराऊंगा वो डेली यहाँ लिखवाऊंगा। सुन लेना भाई, इस बुक में कतई कोताही नहीं बरतूंगा, क्योंकि ये बुक आपको पास कराएंगे अच्छे से। ठीक, फिर समझ गए आगे? पूरा फंडा समझ में आ गया? अपन कैसे पढ़ाएंगे? छुट्टी करने वाले कोई दिक्कत नहीं। देखो आप तुम सोच रहे हो छुट्टी, बाद में तुम्हारे पास छुट्टियां भी होंगी, पैसा भी होगा, मन नहीं करेगा घर जाने। जैसे हमारा नहीं, हमारे पास क्या नहीं है बताओ? एक सरकारी नौकरी नहीं है, उसके अलावा क्या नहीं है? पैसा है, घर वाले भी हैं, सब कुछ है, इसलिए मन करता ही नहीं जाने। एक दिन जाओ उसमें भी माता का अपलातून में आ जाता है, वापिस कमरे पर आ जाता है। कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो बस अच्छे से। देखो मैं तुमसे एक ही बात बताऊं, लगाव बहुत बुरी चीज है, चाहे वो बीड़ी की हो, चाहे सिगरेट की हो, चाहे आदमी की हो, चाहे घर की हो, चाहे जानवर की। अंत लगाव ही है, इसलिए लगाव को दूर रहो। मैं कभी भी किसी आदमी से ज्यादा लगाव नहीं रखता। क्यों? ज्यादा चिपकेंगे फिर उससे ज्यादा मिलना होगा, ज्यादा मिलना होगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा लड़ाई होगी, लड़ाई होगी दुश्मनी होगी, इसलिए अपने सीमित में। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे भाई हम? प्रकाश। प्रकाश हमारे पास होता क्या है? देखो भाई, कि हमारे पास हम आंखों से वस्तुओं को देख रहे हैं, हमारे आसपास में हम चीजों को देख रहे हैं, नहीं देख रहे भाई? तो किसके कारण देख रहे हो आप? प्रकाश के कारण। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके कारण हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रकाश के गुणों, उनकी घटनाएं, उनका वर्णन के बारे में उसको देख सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश। बहुत से बच्चे यहाँ के क्वेश्चन उठाते हैं ज्यादातर कि प्रकाश सरल रेखा में क्यों गमन करता है यार, टेढ़ी रेखा में क्यों गमन नहीं करता? भाई प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसका छोटा सा एग्जांपल है 8वीं 7वीं क्लास में। एक आप मोमबत्ती का गत्ता लीजिए, एक मोमबत्ती लीजिए, सामने एक गत्ता रखिए, उसमें एक छिद्र करिए, उसकी लौ को देखिए आप। या आपको ये कैसे करो, एक बल्ब ले लो यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक नली ले लो, यूँ सीधी वाली, और इसको आप यहाँ से इसमें छेद में से देखो, आप सीधे देखिए। आप इस नली को ऐसे करो, सीधी मतलब आप इसमें यूँ राउंड करके लो, तो आपके प्रकाश दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि परावर्तन हो जाएगा, इधर उधर चल जाएगा, बिखर जाएगा। ये है इसका रीजन। आगे बात समझ में?
भाई बहुत से बालक में कंफ्यूजन रहा है, मास्टर बटका कर ली तो डायरेक्ट क्वेश्चन फेंक गया पहली क्लास में, टीचर पढ़ाए प्रकाश बताओ प्रकाश सर काम गमन क्यों नहीं होता है, बहुत से बच्चे डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपको उठाने से पहले मैंने बता दिया। ठीक। दूसरी बात, दो टाइप में चलता है, एक तो रे ऑप्टिक्स, एक वे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश कि प्रकाश को हम किरण के रूप में मानकर उसका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है किरण प्रकाश की। तरंग के रूप में मानकर हम अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है तरंग प्रकाश। तो इसको मानकर अध्ययन करेंगे हम 9वीं में, इसको मानकर अध्ययन करेंगे हम 10वीं पाठ में। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या क्या हो गया, किरण प्रकाश की हो गया, तरंग प्रकाश की हो गया। देखो साइंटिस्ट आए थे कई सारे, एक था सबसे पहले दकार्ते, इसने प्रकाश को कण के रूप में माना था, लेकिन ज्यादा नहीं बता पाया। उसके बाद में सर न्यूटन आए थे, न्यूटन साहब ने आने भी इसको कण के रूप में माना। दुनिया ने प्रकाश को कैसे माना, कण के रूप में। लेकिन जब हाइगेन्स आ गया तो इसने तो लीला ही अलग रचा दी कि प्रकाश तो साहब तरंग के रूप में भी होता है, प्रकाश तो तरंग के रूप में भी होता है साहब। तो जब ये तरंग के रूप में होता है इसने कहा, तो दुनिया तो पहले इसको ये मान चुकी थी, लेकिन दुनिया को ये भी मानना पड़ा। तो प्रकाश कैसा हो गया, कण और तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति। क्यों द्वैतित होगी, कणीय भी तरंगे भी, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया मैक्सवेल, कौन आया, इसने जो तरंग बताया था अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता। फिर उन्होंने बोला लोगों ने भाई माध्यम, तो इसने सर्वव्यापी माध्यम माना था ईथर। तुम्हारी केमिस्ट्री ईथर नहीं है, वो अलग ईथर है, ये अलग ईथर है। इसके बाद में आया था मैक्सवेल, ये बातें हम 11वें पार्ट में करेंगे, मैं चर्चा कर दूं। मैक्सवेल ने आके प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माना, इसने अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों। फिर आया प्लांक, प्लांक ने आगे प्रकाश को फोटोनों के रूप में माना था, तो छोटे छोटे टुकड़े बंडल्स के रूप में माना, उसको हमने क्या कहा था, फोटोन। क्या कहा था, क्वांटा, पढ़ा था कहीं क्वांटा, क्वांटीकरण, क्यों बराबर कि पावर है नहीं। आगे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, देख दिखाने की वस्तु दिखाने की क्षमता उत्पन्न करती है, वही क्या कहला रहा है हमारे पास प्रकाश। अब बहुत से ऐसे पता है प्रकाश हमारे पास चारों तरफ वातावरण में फैला हुआ, उन कण छोटे छोटे कण, धूल मिट्टी होगा, प्रकाश का कण ऐसा वैसा, वो बात छोटी क्लासों की बात होती है, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12वीं क्लास में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रकाश के गुण। क्या आते हैं भाई, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी देखो, पहली बात तो प्रकाश आपका कौन सी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। इसका जो वेग है वो निर्वात के वेग से अधिक होता है। कितना वेग होता है भाई, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं होता है भाई। फिर एक बात ये आपके हो गया, अगर एक बात तो सीधी रेखा में संचरित होता है, कब मुड़ेगा, जब तक कोई इसका माध्यम बीच में नहीं आ जाए। जैसे अपने नली ली और नली को मोड़ दिया तो जब उसका मार्ग मुड़ेगा, अन्यथा अपने पास में मैंने एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, अगर आपको प्रकाश पता लग जाएगा सीधी रेखा में गमन। एक मोमबत्ती लेना, एक गत्ता रखना, उसमें छिद्र करना, फिर उसको देखना वहां से, फिर आपको आराम से पता लग जाएगा। और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो सर्दी आएंगे, अब जैसे सूर्य को देखना, आप सूर्य नहीं आती किरण के रूम में यूं, फिर न्यू जाओगे उसमें न्यू कहीं आते हुए धूल, जैसे लगता है इसको मिट्टी धूल के कण है, तो वो टंडल प्रभाव बताएगा। पृष्ठ रसायन में पढ़ोगे आप, 5वीं पाठ केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। अगला इसका है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता ही है, इसके द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की व्याख्या की गई। ठीक, फिर अगला एक पॉइंट है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत, तरंगीय और कणीय। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत, कौन कौन सी, कणीय और तरंगीय, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है कि प्रकाश कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में कैसे होता है भाई, ये संचरित। अनुप्रस्थ का मतलब प्रकाश के कंपन तरंग संचरण कैसा होता है, लंबवत होता है, और वो अनुदैर्ध्य सीधा होता है उसमें। ठीक, और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, चलो बहुत है, ठीक है। अब देखो आगे, ये इसका मतलब एक डाटा, एक इसके बारे में अबाउट, जैसे तुम्हारे घर तुम किसी मेहमान के घर जाते हो तो डायरेक्ट बोलते हाँ साहब कहाँ से है, वहां से, क्या बोलता है तुम्हारा, उसको जानते हो, ऐसे जाते हो, ये होता है, फिर वो जानकारी निकालते नहीं निकालते हैं क्या सुनील, हाँ सही। अब आता है परावर्तन। इंग्लिश लिखूंगा तुम नहीं समझो, बहुत से जब लिखता हूँ ना, जिन्होंने कहता हूँ ना दिखा रहा है बेटा अंग्रेजी, आता कुछ है नहीं, फालतू दिखा। बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं पढ़ते जो हमको खुद भी बोलना है,
कि पढ़ो खुद हिंदी मीडियम, हमको इंग्लिश सिखाओ। हम हमारी इंग्लिश किताब और कौन सी फ्लेमिंगो, ये क्या तुम्हारे फ्लेमिंगो हमको याद नहीं होती, तुम ये फिजिक्स को इंग्लिश में याद करवा रहे हो यार, बावड़ी बात कर रहे हो तुम लोग। तो देखो भाई परावर्तन क्या, छोड़ दो। परावर्तन क्या होता है। कल तो जो टेस्ट नहीं दिया तो उन्होंने सोचा ही होगा है कि भाई सर में तो कोई मतलब भूत जिंद घुस गया दशहरा का है। सुबह 5 बजे इन लोग लगा दी बात में, उठते ही लोग यही काम किया है सर ने कि टेस्ट नहीं देगा वो ग्रुप से, मैंने सबको बाहर कर दिया। और तो आप ध्यान रखना इस बात का, अगर टेस्ट नहीं दिया तो अगली बार, तब की बार तो कुछ नहीं किया, अगली बार तुम देखना क्या हाल होते हैं। वो इसका सारे बार लड़कियों की है, लड़कियों तो मुझे पता है कि वो तो ये चाहते कर दे हमको बाहर, हमारा क्या बिगाड़, हम तो बाहर चल जाएंगे। तो देखो भाई परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है कि आपके पास क्या होता है, कोई पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर क्या होता है, आपके पास कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसी चिकने, ये आपके पास क्या है भाई पृष्ठ है, ये क्या है, इसके ऊपर पॉलिश कर रखी है, इसका नाम है एम और इसका नाम है एम डैश, इस पृष्ठ का नाम है अंतरा पृष्ठ। क्या नाम है इस पृष्ठ का, अंतरा पृष्ठ। अंतरा पृष्ठ का मतलब है ये माध्यम कौन सा है, पहला, ये माध्यम कौन सा है, सेकंड, इन दोनों को अलग करने वाला पृष्ठ कौन सा कहलाता है, अंतरा पृष्ठ। ये क्या आपके पास माध्यम फर्स्ट, ये कौन सा आपके पास माध्यम सेकंड। देखो कोचिंग और स्कूल में दिन रात का फर्क मिलेगा मेरी क्लासों में, फिर कह रहा हूँ मैंने वहाँ दूसरा पार्ट भी कराया और यहाँ भी दूसरा पार्ट कराया, बहुत फर्क है। क्यों फर्क है, क्योंकि वहाँ मुझे कोर्स जल्दी कराना है, मुझे टाइम कितना मिलता है, मैं 50 मिनट, यहाँ मैं 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर दिल खोल के पढ़ाते हैं एक एक चीज। तो माध्यम इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी बनाना, चीजें वही करवाएंगे लेकिन समझाने का कई चीजें का बहुत फर्क पड़ता है। आपको मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत अच्छा याद हो जाएगा, आप कॉपी बना लोगे, 100 रुपये का खर्चा है लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। अंतरा पृष्ठ क्या है भाई, दोनों को अलग करने वाला, माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा आपके पास, अंतरा पृष्ठ। परिभाषा क्या कहलाएगी बताओ भाई, बता सकता है तुम में से कोई। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या खुरदरे पृष्ठ पर आकर टकराती है और टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है, परावर्तन। सुनील, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से आकर टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाता है, क्या कहलाता है, परावर्तन। और ये इसके पास क्या है, अभिलंब, इसको लेते हैं नॉर्मल में, इसलिए इसको एन डैश से बताते हैं। इसके देखो कोण कितना है, आई। देखो ये कौन सी किरण है आपके पास, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलोगे, देखो ध्यान रखना, इंसिडेंट, इसको बोलोगे परावर्तित, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड वे, ये किरण है ना, परावर्तित। ये क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, ये क्या है भाई आपके पास, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं भाई, कि आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या आपके पास, अभिलंब, अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण। परावर्तन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो देखो 90 बन रहा है, 90 पे दोनों 45 मतलब आई बराबर कितना हो गया, आर। अब देखो नियम, परिभाषा समझ में आ गई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने खुरदरे पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाता है। इसके बाद आता है नियम। नियम में फर्स्ट नियम सुनो भाई, बहुत बार पूछा जाता है परावर्तन के नियम बताओ, परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम बताओ। कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। नंबर 2 कि आपकी आपतित किरण, आपकी परावर्तित किरण और आपका विलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। कहाँ होते हैं साहब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित वो सॉरी परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता, इसमें ऐसा पार्ट है, इसमें छोटी छोटी चीज भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। परावर्तन समझ में आ गया नहीं आ गया। एक चीज और होती है इसमें, एक चीज और होती है भाई इसमें, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये बात समझ में आ गई आपको, मिटा दूं, लिखा के नहीं, मैंने पीडीएफ दे रखी है 10 पन्नों की, तो मैं 10 पन्ने आज फटाफट करवा देता हूँ। देख दिलेरी गाँव की, नहीं फिजिक्स की गाना आता है, तो देख दिलेरी गाँव की, तो देख दिलेरी फिजिक्स। हम करवाते कितने टॉपिक, क्या है जीवन है। चलो चलो टॉपिक पे आओ, कौन सा था अपना, परावर्तन है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। आदि साहब लोकेश जी ध्यान दीजिए, परावर्तन के प्रकार।
परावर्तन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई अपने पास? एक तो होता है आपके पास नियमित परावर्तन और एक आपके पास होता है विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? तो देखो भाई ध्यान सुनना भाई, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है? समतल। कैसा प्रश्न होता है? समतल। और ध्यान रखना आज की क्लास में से कंपटीशन एग्जाम, रीट, ग्रुप डी, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, कोई सी भी जो जाता है अगर ये वाला पार्ट आता है तो इसमें से हमेशा ध्यान रख लेना, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा सिलेबस में रहता है। और समतल दर्पण में से मतलब 500% क्वेश्चन आता है। पिछली बार रीट में भी आया था जो मेरा गलत हुआ था, अब की बार रीट में भी आया था जो मेरा सही हुआ। पिछली बार मेरे से टिक गलत लगा था, बताऊं कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक अब जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। मानना कि आपके पास कोई एक ये कौन सा प्रश्न है भाई? समतल। कौन सा प्रश्न? नियमित परावर्तन में समतल प्रश्न। इसमें आपके पास जब किसी प्रश्न पर कोई समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, ये कैसी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है? समांतर। और ये प्रश्न से परावर्तन के बाद क्या हो जाए? समांतर ही हो जाए। क्या निकल जाए? समांतर। तो ये बन कौन सा क्या कहलाएगा? हमारा नियमित परावर्तन। जब आपके पास प्रकाश किरणें समांतर आपतित हुई थी, परावर्तन के बाद समांतर ही निकल जाए तो क्या कहलाएगा? हमारा नियमित परावर्तन। प्रश्न कौन सा होगा? समतल। बात समझ में आ गई? दूसरी बात देखो, विसरित परावर्तन नीचे कहाँ तक दिखेगा बताओ भाई? दिख जाएगा। देखो इसमें कौन सा प्रश्न होगा? खुरदरा। कौन सा प्रश्न होगा? खुरदरा। इस खुरदरे प्रश्न पर प्रकाश किरण समांतर तो आपतित हो जाती है, लेकिन जब परावर्तन के बाद ये क्या होती है? अलग अलग कोणों से निकल जाती है, अलग अलग कोणों पर आपतित हो, जैसे ये यूं निकल गई, ये यूं निकल गई, ये यूं निकल, ऐसे आपतित हो जाती है। प्रश्न कौन सा है भाई इसमें? खुरदरा। जमीन 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 देखिए तुमने, यह कौन सा प्रश्न है? समतल। और अगर यहाँ पे ग्रे में खड्डे कोचरे हो रहे तो कौन सा हो गया? गांव का देसी होते हैं भी यार, का बात करता है। मैं प्रैक्टिकल को भी चले जाता हूँ। अरे तू प्रैक्टिकल करो, बैठ जा। वही बात है कि देख फिर दिलेरी, तो देख दिलेरी फिजिक्स की लिख दें। प्रैक्टिकल मत देख, ये देख देख दिलेरी फिजिक्स होता है। आगे देखो, नियमित परावर्तन समझ में आ गया, विसरित परावर्तन समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया। एक इम्पोर्टेंट नोट और होता है इसमें कि आपके पास परावर्तन होती है उसमें कई चीज होती है, चाल, रंग और तरंग दैर्ध्य। इसका मान तो होता है चेंज। चाल, रंग, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य। ध्यान सुनना भाई, चाल, चाल के ब्रैकेट में क्या हो सकता है? वेग, रंग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती। ये तो क्या हो सकते हैं साहब? चेंज। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, नो चेंज। अपरिवर्तित रहती है, ये परिवर्तित रहती है। ठीक है भाई, बहुत गजब का नोट है, सुन लिया? चाल की बात है। अरे थोड़े नो, चाल का मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड से तू चल रहा है, वही वेग से चल रहा है। एक बात तो एक नहीं है, अलग अलग है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अलग अलग, क्योंकि चाल दूरी है, आपका मात्रक मीटर है, उसका मात्रक वेग का क्या है? विस्थापन बटा समय मीटर प्रति सेकंड। चाल धनात्मक है। और तीव्रता क्या चीज? तीव्रता है ये का है, ठीक है, पढ़ तो लिया आरामदायक है तुमने। डिफरेंट का ही है मतलब। ये बराबर है बटे क्यों? ठीक, एक काम का आसन जो लगने वाला वो छोड़ो, अपन को यहाँ नॉर्मल ध्यान आपने पढ़ चुके हो। जब रटने दिलेरी दिख जाएगी सबको, ध्यान गाना जा रहा हो। आप देखो भाई पढ़ते हुए इमेज, हालांकि आपकी किताब में जो मैंने पीडीएफ दी है ना, आपकी नहीं है, लेकिन कैसे पढ़ोगे पाठ को जब ये ज्ञान ही नहीं होगा? पढ़ोगे कैसे? अगर आपको किरणों उनका प्रतिबिंब का पता ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ोगे? मैं डायरेक्ट पढ़ा देता आपको आता ही नहीं समझ में। तो देखो भाई प्रतिबिंब क्या है कि जब हमारे पास में क्या होते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
आपके पास क्या होती है भाई बताओ, प्रतिबिंब होता क्या है, चलो ये बताओ। कांच, हम्म, कांच, हाँ है, बताओ। शीशा, हाँ तो बताओ। रिंग होता है, प्रतिबिंब देखो भाई, चार। आपके पास कांच है, दो। आपके इधर थोबड़ा है, मतलब वस्तु है, वस्तु हो गया हूँ, इसको आप यूँ देख रहे हो आप। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण जो चलती है ना यूँ सीधी, और उस दर्पण से चाहे तो परावर्तन हो चाहे वो अपवर्तन, उससे टकराने के बाद या परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई या आती हुई या मिलती है, प्रतीत होती है, वो आपके पास क्या कराएगा, प्रतिबिंब। या तो पक्का मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब काल्पनिक आभास हो रहा है, या मिलती है मतलब वास्तव में मिलती होगी। तुम कह रहे हो मेरे को 100 रुपए दे, तो तुम यार 100 रुपए शायद दे सकता है, दे सकता है मतलब कल्पना होगी, देगा मतलब कंफर्म में देगा, वो वास्तविक है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार कि किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तक कर्नल बाबा बाद में देखिए लोग कह गए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समाज। वो देखो खा, तुम देख लो बार बार, तुम देख। ये आपके पास क्या कहना है भाई, सुनो वापिस। एपीजे अब्दुल कलाम। अब तू कलाम बना दूं तो तुम देख ले, नहीं माँ तो खरा मत कर सोच में कि कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से चल रही है, चलने के बाद परावर्तन अपवर्तन से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाएगा आपके पास, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आर द इमेज आर टू टाइप, कितने प्रकार के होंगे, एक बार मुझे फिलहाल बताओ ना, क्या आपने बताया प्रतिबिंब मिलती हुई कांच ले ले वो पड़ा और थोड़ा देख, मिल जाएगी, पता लग जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सा होगा, वास्तविक। मजाक मत कर यार लोकेश, यहाँ अपने पास डायग्राम से भी बताओ तो देख कर। अरे यार डायग्राम में कछु नहीं है, यूँ रख देना यार। हाँ। अब इसमें जो बता दो न्यूज़ नहीं बन जाएगा, या तेरी थो या तेरी शक्ल रख दो, और यहाँ से फिर ये देख ले। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो क्या होता है, वास्तव रूप से मिलती है, कंफर्म है, वास्तविक, आभासी या काल्पनिक, इसका मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, क्या कहलाएगा हमारे पास, काल्पनिक या आभासी, राइट। ठीक है भाई, ठीक है। अगला टॉपिक, और ये देखो हमेशा इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे आभासी में, ध्यान रख लेना, लगा लेना नोट, आभासी व सीधे। इसमें जो बनेंगे वो वास्तविक, रियल और उल्टे। ठीक है भाई, बहुत गजब के काम आने वाली है, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको, अभी आपको पता लग रहा है ये मजे चल रहे हैं, लेकिन आपको पता पड़ेगा जैसे टॉपिक चलेगा तो सारी चीजें काम आएंगी एक साथ। टॉपिक स्टार्ट करेंगे हैं? टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये क्या चल रहा है, आप लेकिन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े टॉपिक चलेंगे जब दर्पण सूत्र चलो काम आएगी। अब आ रहा है दर्पण, क्या आ रहा है भाई, दर्पण, क्या आ रहा है भाई, मिरर, हम शीशो, कांच, सुनता हूँ। दर्पण क्या कहलाएगा बताओ, कि कोई हमारे पास कांच या आपके पास समतल या रंगीन कोई एक पृष्ठ है, उसके भाग पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर, क्या कहलाएगा वो, दर्पण। कि हमारे पास मान लो एक बोर्ड है और हमने इस पर क्या कर दिया, भाग पर इस पर ये पॉलिश कर, तो क्या कहलाएगा हमारा, दर्पण कहलाएगा या मिरर कहलाएगा। हो सकता है पॉलिश आपकी बस की लगे तो चांदी की करो, आप में पैसा ज्यादा है तो सोने की करो। पारदर्शी दर्पण के पीछे पॉलिश, मतलब क्या बाबू, मतलब यह है कि लेडीज नहीं होती क्या, बाजार चले, अब दिवाली का सीजन है, ये टाइम खतरनाक माइंड अप रहेगा उनका, मतलब घर में तो 5 बार तो युद्ध होगा कि पैसे दो भाई हम बाजार जाएंगे, और नहीं दिए तो फिर वो महाभारत है, सभी जाएंगे। हाँ तो टाइम देख लेना, 7:30 से पहले नहीं छोड़ रहा मैं। तो जैसे वो जाएंगे तो जाने के बाद बहुत सौ के सोना जच जाता है, बहुत सौ की चांदी जच जाती है। अब मैं फालतू ग्रामीण नहीं कर रहा, सुन लो। कई बार सोचता है कि यार कितने का, 5,000। बहुत सी लेडीज जो घर चलाने वाली अच्छी लेडीज होती है, समझदार होती है, वो सोचती है यार 5,000 के होगा, चलो ठीक है। अगर जिसकी पॉलिश करवाएं तो 1200 रुपये, क्या दिक्कत आ रही है। अगर 5 बार पहन लिया 1200 रुपये का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 रुपये में 5 बार पहन ली थी, उसकी पॉलिश करवा ली आराम से। और जो होती है भाई नोट उड़ाने वाले, नोट वो पैसे वाले, 5,000 ले यार, 5,000 100 रुपये दे, ऐसे 100 रुपये टिप के निकाल,
होटलों में होते हैं ना, बड़े बड़े होटलों में चलते हैं, खाना खा ले, हाँ भाई ये लुट्टे। हमारे एक दोस्त मैनेजर है मुझे तेरे को टिप दी दो। बड़े होटल में, तो वो बताता रहता है इन चीजों के बारे में। दर्पण समझ में आ गया आपको कि समांगी या पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली या नॉर्मल पॉलिश कर दी जाए, क्या कहलाएगा आपका? दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। अब देखो समतल दर्पण, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई, बहुत अच्छे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये मतलब कंपटीशन की दृष्टि से फेवरेट टॉपिक होता है, मतलब बोर्ड का, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई सा भी हो। तो ऐसा दर्पण, ऐसा समतल दर्पण या ऐसा पारदर्शी जो दर्पण है उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, किसके भाग पर? एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, क्या कहलाएगा? हमारा समतल दर्पण कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा, कि जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए। जैसे या आपके पास कोई समतल कांच को पृष्ठ है चमकीलो, यहाँ के ऊपर क्या कर दिया आपने? पॉलिश। पॉलिश नहीं है, पॉलिश, या आप रजत भी कर सकते हो। रजत का मतलब चांदी होती है, चांदी होती है, केमिस्ट्री जानते हो, चांदी होती है, मेरे हिसाब से चांदी होती है, ब्रो ट्राई कर लें, चांदी होती है, ठीक है। प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है आपके पास में? ये क्या कहलाती है भाई आपके पास में? समतल दर्पण। कि कोई भी आपके पास में एक समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी आपकी? समतल दर्पण। अब इसका वो डायग्राम पढ़ लो अच्छे से कि आपने क्या किया, ध्यान से पढ़ना भाई। आपने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी और इस वस्तु से कोई प्रकाश विकिरण इधर भेज दी, इधर पर आप आपतित करवा दे। ये ध्यान रखना, इन चिन्हों का बहुत विशेष ध्यान है। 99% बच्चों के डायग्राम गलत होते हैं इनकी वजह से, ये नहीं लगाना तो भूल जाते। आपके पास जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश विकिरण किसी पृष्ठ पर आपने क्या की? आपतित, यहाँ से टकराने के बाद वापिस ये इसी माध्यम से क्या होगी? परावर्तित। क्या हो गई? वापिस इसी माध्यम में परावर्तित। एक प्रकाश विकिरण आपको यहाँ से यहाँ परावर्तित, यहाँ से टकराने के बाद वो यूं परावर्तित। कैसे परावर्तित हो गए भाई? अब ये प्रकाश की किरण जो इस पृष्ठ पर टकराई है, टकराने के बाद इनका परावर्तन हुआ है, ये कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। जब ऐसी कंडीशन आ जाए नहीं मिल रही तो इनको हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं भाई? इनको हम पीछे बढ़ाते हैं और इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? यहाँ ए डैश बी डैश। वस्तु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपके पास क्या कहलाती है? यू। यू का मतलब क्या कहलाता है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, या इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुन लेना भाई, यू क्या कहलाएगा हमारा? वस्तु की दूरी, या आपके पास कहलाएगा बिंब की दूरी। इसको हम दर्शाएंगे यू से। बहुत अच्छे ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी इनकी। और आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक क्या बना है भाई? वी। वी क्या है आपके पास? प्रतिबिंब। क्या बना है भाई? प्रतिबिंब। इमेज। ये आपके पास क्या होगी? ऊंचाई किसकी? वस्तु की। ये क्या होगी आपके पास? ऊंचाई किसकी? प्रतिबिंब की। एच बराबर क्या रहेगा? एच डैश। भाई जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी ऊंचाई है कि नहीं है भाई? बताओ। प्रतिबिंब ध्यान दे लेना भाई, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा। बहुत बहुत ये आया था कि बार रीट में एग्जाम में जो अभी दिया था, क्वालिफाई हुआ मेरा, ये क्वेश्चन आया था। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। और जितना वस्तु रखी है उतना ही क्या बन रहा है इसमें? प्रतिबिंब। तो इसमें क्या होगा? u बराबर कितना है? v। मतलब जितना बिंब है उतना ही क्या है? प्रतिबिंब। जितनी ऊंचाई है उतनी क्या है? ऊंचाई। ये बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात समझ में? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और अगर ये कहीं यहाँ मिल जाती इधर की साइड में तो वास्तविक बन जाता, उल्टा बन जाता, लेकिन पीछे को बढ़ा रहे हैं तो कैसा बना अपने पास? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। आगे देखो, अगली कंडीशन देखो इनकी। एक कंडीशन देख लिया आपने, h बराबर h डैश होता है, u बराबर v होता है। एक कंडीशन और देखो, ये जो होते हैं ये पार्श्व होते हैं, ये पार्श्व परावर्तित होते हैं। इनके जो प्रतिबिंब है ना, इनके प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित को मतलब कि आप कांच है आपके पास, अब आप कांच में, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर लग रहा है यूं, अब मैं यूं खड़ा हूं यूं लेके, तो आप कांच में देखोगे आपको यूं दिखेगा मेरा, ये दायां आता है बायां दिखेगा, यूं पकड़ा हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा? एम्बुलेंस में देखा वही होता है। तो आप ये कैसे समतल दर्पण कैसे होते हैं भाई? पार्श्व परावर्तित होते हैं कि दायां भाग बाएं में, बायां भाग दाएं में दिखा। टोकरा देखते हो ना, यूं देख रहे हो, यूं दिखता है, दिखता नहीं दिखता है? दिखता है। केवल वहां से देखने देखो, बच्चे से देखते हो। बहुत से बच्चे लड़के लड़कियों की आदत है दिन में 10 बार शीशा में देखे तो उनका मन ही नहीं लगता,
राम की तरफ देख रहा मतलब देखता है, उसकी शक्ल की तरफ देखा है तो मैंने कहते तो मतलब वो देखता है, सही बात है ना? हाँ, एकदम जब से तुम्हारा वो देख लिया मेरी इतनी अच्छी शक्ल ही नहीं है शायद भाई, मेरी इतनी अच्छी शक्ल ही नहीं है। शक्ल तुम तो देखो। मेरे को तो देख के होगा मैं एक बार देखता हूँ सुबह बस, शिव कोचिंग पे डाल तो रहे ये कॉलेज कोचिंग स्कूल पढ़ाने जाते हैं जब नहीं, बाकी अपने घर से वो शीशा विराजो, वो कंगा विराजो, वही जैसे हो जाए। क्या करना है, सजने सवरने से कुछ नहीं होता। मैंने एक ही बात कह रखी है, दुनिया में परफ्यूम लगाए 500 ये छिड़के, अरे परफ्यूम खुशबू खुद की आनी चाहिए, क्वालिटी की यार, अगला बंदे को दम देखनी चाहिए। काहे की 500 की परफ्यूम, तुम करोड़ों की परफ्यूम में दिखोगे यार। बेल्ट सूट आराम लगा के जेब में यूं हाथ डाल के यूं चलोगे ना, सामने वाला यूं सलाम करेगा तीनों बार, अगर क्वालिटी होगी। अरे सर आओ, ये है परफ्यूम असली का। अरे 500 1000 का तुम 10,000 की परफ्यूम लगा लो ना, कोई, मैं नहीं मानता उस पर। तो ये समझ में आ गई। एक चीज और इसकी, बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, ये आपको कोई नहीं बताएगा इतनी बात स्वतंत्रता में। और देखो इसकी बातें और, कि आपके पास ये कोई मिरर रखा है, इसमें कोई व्यक्ति है आपके पास, यू वेग से चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? यू वेग से। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो ये लोकेश जो चल रहा है यू वेग से, यहाँ से यूं, तो ये इसका प्रतिबिंब भी कितना चलेगा? यू वेग से ही चलेगा। कितना वेग से चलेगा? ये स्थिर है, ये रखा हुआ है, आप ये भग रहे हो यू वेग से, तो आपको इसमें ऐसा लगेगा ये भी यू वेग से भग रहा है, अपना प्रतिबिंब बन रहा है। अपना हाथ को बार बार यूं करे तो अपन लगता है इतने जैसे इतने स्पीड से करो उतने से हमको दिख रहा है, हो रहा है। कई बार शीशा रखा रहता है, सेल्फी आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, शीशे में जो ड्रेसिंग यूं रखी यूं लेके सेल्फी देते, कभी यूं मुंह बनाते हैं, कभी यूं मुंह बनाते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी खासतौर पर महिला जो रील्स बना रहे खुश हो जाते हैं। तो मैं महिला वर्ग पे टिप्पणी करता हूँ, है ना, बिल्कुल सर एक सरिता है जो पक्ष लेते हैं, तो हमको तो पीछे पटक रखा है सबने। इसके देखो भाई आगे, ये देखो भाई, अब ये आपका दर्पण है, और दर्पण आपका क्या चल रहा है भाई? यू वेग से चल रहा है। क्या चल रहा है? अब दर्पण भी चल रहा है, अब दर्पण भी आपका यू वेग से क्या कर रहा है भाई? चल रहा है। तो ध्यान रखना जिंदगी में, अगर दर्पण भी चल रहा है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका 2 यू वेग से चल रहा है। आपका, आप जब चल रहे हो यू वेग से, आपका दर्पण यू वेग से चल रहा है, तो आपका प्रतिबिंब कैसे चलेगा? दुगने वेग से चलेगा। कैसे चलेगा भाई? दुगने वेग से। अब देखो एक नोट आता है बहुत गजब का, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बहुत गजब की, कि किसी भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब, राम के सर मन ना लग रहा होगा क्या? है ही नहीं तेरा मन, तेरा मन लग ही नहीं रहा। तेरी ईमानदारी से कह दे, मैं कुछ नहीं कहूँ, नहीं लग रहा तेरा मन, तेरी ईमानदारी से कह, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, नहीं है तेरा मन, नहीं है ना, तेरी ईमानदारी से कह दे, नहीं है। घर है ना पूरा मन, खाए पड़ेगा घर ही जा रहा हूँ, वो गलियां, वो चौराहे, तो नंदा जी जा क्या मारा। अब तू सोचो मैं इमोशनल कर भूपेश सर सुखा दे, ये मना कर दे, मैं मना करवा लूँ भाई। अपना टीचर है तो लोग बात है, अपना रूल रेगुलेशन अलग है भाई, अपन किसी के बीच में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। मैं इतना नहीं मारता हूँ तो यार इनसे पूछ ले तू यार, कोई बात नहीं, वो अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है अपना अपना। क्या बता रहा था? हाँ, इम्पोर्टेंट बात बता रहा था कि किसी भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुन लेना भाई, ये लाइन को बहुत गजब से निकाल लेना। किसी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का ध्यान रखना, आकार कम से भी कम आधा होना चाहिए। अगर आपकी 6 फीट की हाइट है तो दर्पण कम से भी कम 3 फीट का होना चाहिए। आपकी अगर 8 फीट हाइट है तो आपका दर्पण कितने का होना चाहिए? मतलब जो बिंब से आप प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसका आकार कम से कम कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। बहुत गजब, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा डायरेक्ट आधा। किसी दर्पण का आकार 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, तो उसका प्रतिबिंब का आकार बताइए, ऐसे पूछेगा। तो आपको कितना लेना है? आधा। किसी व्यक्ति की हाइट इतनी है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा शीशे में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए कई बार, बोर्ड एग्जाम पूछ चुका इस लाइन से क्वेश्चन। ठीक है भाई, कितना होना चाहिए? आधा। अगला देखो इंपॉर्टेंट नोट, इसको मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूँ समतल दर्पण को, नहीं तरह कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, ओनली प्रतिबिंब लिखा देता। तो देखो भाई,
कि थीटा कोण पर झुके हुए समतल दर्पण से स्थित वस्तु में प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की पानी पिला दो यार आज क्या समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या। देखो भाई वस्तु सम्मित अवस्था में कैसे हो, पहला पॉइंट वस्तु सम्मित अवस्था में हो। वस्तु कैसी है भाई, सम्मित अवस्था में हो। कैसी है भाई वस्तु, सम्मित अवस्था में हो। सम्मित अवस्था में होगा तो फॉर्मूला ध्यान रख लेना क्या लगेगा भाई, यहीं से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था राइट। यदि वस्तु सम्मित अवस्था में हो और यदि वस्तु असम्मित अवस्था में हो, असम्मित जो अब की बार नहीं हो, पिछली बार गलत हुआ जो रद्द हुई थी उसमें। मेरे फिजिक्स के 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, 5 आए थे उसमें। जो ऐसे क्वेश्चन जो दिन रात पढ़ाया, दिन रात पढ़ा, दिन रात पढ़ा। एक तो 10वीं क्लास का झूलतापन वाला सेटिंग होती है एच बी बराबर आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी वाला। वस्तु असम्मित अवस्था में हो तो इसकी कंडीशन बनती है साहब 2। कौन सी कंडीशन बनती है इसकी आपके पास में, 2 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी भाई, देख तो एक तो आपके, अरे यार मैंने पहले ये लिखा दिया क्या, पहले चलो पहले एक बार रुको इन दोनों। पहले आप देखो वस्तु अगर आपके पास संपूर्णांक में हो, कैसे भाई आपके पास, यदि आपके पास 360/θ बराबर कितना हो भाई, संपूर्णांक। संपूर्णांक दिया हो तो n बराबर सूत्र लगेगा आपका 360θ - 1। संपूर्णांक का मतलब समझ रहे हो, जिनकी संख्या सम हो पूर्णांक में, तो आपके पास n का मान का फॉर्मूला क्या आएगा 360θ/-1। और यदि आपके पास में वस्तु विषम पूर्णांक में हो, यदि आपके पास में वस्तु विषम पूर्णांक में, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, विषम पूर्णांक में हो तो विषम पूर्णांक में फॉर्मूला होगा तो 2 कंडीशन बनेंगी आपकी, 2 कंडीशन बनेंगे आपकी विषम पूर्णांक में। कौन कौन सी, एक तो वस्तु सम्मित अवस्था में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और वस्तु असम्मित अवस्था में हो तो कौन सा लगेगा 360/θ। कौन सा लगेगा 360/θ। आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो n का मान दे देगा, थीटा का पूछ लेगा, थीटा का मान दे देगा, n का मान। कंडीशन जब वस्तु संपूर्णांक में हो तो फॉर्मूला ये, वस्तु विषम पूर्णांक में हो 2 फॉर्मूला देंगे, सम्मित में और असम्मित में। बात आती है अगर आपको सम्मित और असम्मित कोई भी नहीं दे रखा है तो आप स्थिति कौन सी मानोगे, सम्मित। आपको अगर क्वेश्चन में सम्मित में नहीं कहा गया, असम्मित में ना कहा गया, कौन सी स्थिति मानोगे, सम्मित। क्लियर, समतल दर्पण पूरा डिटेल से पढ़ा दिया। आपको चाहे कोई से भी एग्जाम दे लेना, कहीं भी तैयारी कर लेना, आपको इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं है। चाहे कोई से एंट्रेंस दे लेना, कोई से कुछ भी दे लेना। आगे देखो, पानी पी लूं मैं, क्या हो गया, भरतपुर का गुरु जी से हमारे सरस्वती स्कूल में, उनकी भाषा ही अलग थी। पानी सूखा ही अलग था। भरतपुर में एक बात और बताऊं तुमको, चली बात है। पीने जा रही हूँ भरतपुर में क्या होता है, यदि कोई नई नई शादी होती है और अगर कोई जैसे दामाद के साथ में कोई साथ चले जाता है तो वह एक ही बात बोलते हैं कि भाई आज तुम्हारे घर कौन है, एक मेहमान आया और एक लहर लग हुआ है। अगर भरतपुर की लड़कियों के सामने तुम चले जाओ तुम टिक नहीं पा सकते, तुम मतलब या तो रोने लग जाओगे, उठ के वहां से भाग जाओगे। इतनी खतरनाक मजाक होती अति खतरनाक है, है, बहुत जबरदस्त यार विकास, मतलब उठ के चले जाने को मजबूर हो जाओगे अगर आपसे मजाक करना नहीं आती है। 2 बार फंसे हम, और 3री बार फिर फंसने जाएंगे क्योंकि हमारे एक दोस्त फिर शादी है, वो फिजिक्स का ही है। हाँ हमारा भरतपुर का मास्टर भी थी हाँ, 2 ज्यादा 3 समाज के लोग ज्यादा मजाक करते हैं, जाट, यादव और गुर्जर सब, 3 बात 3 समाज भाई, इतनी मजाक है। पूरी स्कूल में गुरुजन की भरतपुर वाला की बात नहीं, कोई उनकी भाषा ऐसी होती है जैसे कोई गाली दे रहा हो। मतलब वहाँ लड़की अगर मजाक करे तो आदमी बैठा तो आदमी कहेगा हाँ करो,
खूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपने कर दे, जाम से खत्म कर दे, वहाँ करे तो कोई दिक्कत नहीं। पर होना भी चाहिए यार, शादी फंक्शन है यार, एंजॉय है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अपना टॉपिक देखो भाई, गोलीय दर्पण। क्या भाई? गोलीय दर्पण। वही आपने बराबर ही नहीं तो आपने को बराबर ही होगा क्या बराबर ही टक्कर देगी मजाक में छोड़ तू यार, मैं लगता हूँ तेरे को मजाक करता हूँ। क्यों हम कोचिंग करवा रहे हैं लगता है तेरे को? हाँ? लाल लाल काम कर लेता हूँ। करी के हो गए कैमरे में और करी थी जो पूरी बराबर से टक्कर दी थी। तो कुछ कह दिया था ऐसे, हम 3 4 थे शायद, सर्दी की बात थी, ऐसे हम फंक्शन। मैडम ताकत एक चैलेंज तो ये था कि 200 वाले कौन से डांस करना गाना, तो चलाओ तुम, हम नाच के बताते हैं, हमसे जैसा भी आएगा बस करेंगे भाई। देखो अब जैसे तुम वैसे हो, बहुत शर्मिलो दोनों मुड़ के बैठ जाए, मन की डिस्ट्रिक्ट को नहीं झुकने देंगे, मन की तुम क्या सोच रहे हो, चलाओ। और मैंने कहा आ जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक आपकी मर्यादा में होके आप अगर चीजें करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मर्यादा से बाहर जाते हो तो गलत है। मर्यादा में रहकर आप हंसी मजाक कोई दिक्कत, एंजॉय होता है। देखो शादी फंक्शन का एक मतलब ही एंजॉय होता है, फिर मतलब ही क्या, जब रोक के जा रहे हो, रोक के आ रहे हो तो क्या होता है। तो गोलीय दर्पण देखो भाई, अब मजाक होगी, नींद उड़ गई होगी तुम्हारी शायद। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, क्योंकि आज बोरिंग पढ़ा रहे हैं, नींद पे आपको मैसेज आते उड़ गया मेरे मैसेज आते उड़ जाती क्यों? काई मैसेज आ गई धमाका होता है क्या? तुम सही बूटी थी व्हाट्सएप पे कल यार मेरा माइंड वैसे ही था थोड़ा सा, इसलिए सब पूरा भड़ास निकला। देखो भाई कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी कटे हुए एक भाग पर जो पॉलिश कर दी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है हमारा? गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके एक भाग पर क्या कर दी जाए, हमारे पास में पॉलिश कर दी जाए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपके पास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण। इसको मेरे हिसाब से तो आप अगर इंग्लिश में याद रखो तो बहुत बेस्ट रहेगा। अवतल दर्पण बोलते हैं कॉनकेव। कुछ नहीं, इधर देख कर रहा है पहली बार नहीं। तो कॉनकेव मिरर क्या कहलाता है भाई? कॉनकेव मिरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवतल दर्पण को कॉनकेव। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका एक कटा हुआ भाग, तो जैसे मैं इसको यूं काटूं यहाँ से, तो आपको इस प्रकार की संरचना बन रही है, बन रही, एक तो यूं बन रही, और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, और एक बन रही है आपके पास यूं बन रही। तो आप देखो इसको भाई, अवतल दर्पण को देखो ध्यान से, देखो भाई जिसका उभरा हुआ भाग पर क्या हो, ये देखो इसका उभरा हुआ भाग है कि नहीं है भाई, ये वाला है नहीं, बता दो भाई मैं, उभरा कि जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पर अपन क्या करते हैं? पॉलिश। चम्मच है, चम्मच के दो सिरे होते हैं, एक तो धसा हुआ, एक उभरा हुआ। तो उभरा हुआ भाग कौन सा होता है? अवतल वाला। और ये कौन सा है? धसा हुआ भाग। तो ये धसे हुए भाग पर हम अगर पॉलिश कर दे तो हमारे पास ये कौन सा कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि जिसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्लियर है बात? कोई दिक्कत दोनों टॉपिकों में? देखो अब इनकी आती है महत्वपूर्ण डेफिनेशन। पहली आती है भाई इसके बाद ध्रुव। क्या कहलाती है भाई? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? देखो बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं, बहुत अच्छे समझना। पहली आती है ध्रुव, पोलर। क्या कहलाता है? ध्रुव। इसको दर्शाते हैं पी से, इसे दर्शाते हैं कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मध्य बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास में? ध्रुव। क्या कहलाएगा भाई? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास में? ध्रुव कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन आती है वक्रता केंद्र, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उसका जो केंद्र है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उसका जो केंद्र है वो आपके पास में क्या कहलाएगा भाई? वक्रता केंद्र। कि गोलीय दर्पण जिस खोखले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? आप ऐसे बोल सकते हो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसको कटा हुआ भाग का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और कटा हुआ भाग है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी आपके पास में? वक्रता त्रिज्या। या गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, जैसे इसका वक्रता केंद्र मैंने माना यूसी, क्यों? जैसे या क्यों ले लो और यू बना दो, गोले का केंद्र आएगा नहीं आएगा? या को मैंने माना यहाँ से कि या तो हो गया आपके पास यू, और यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र। तो क्या होगा अपने पास? सी। केंद्र किसे दर्शाते हैं? सी से। कि गोला दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसको क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। और त्रिज्या किसे कहते हैं? जिसकी त्रिज्या हो वो वक्रता त्रिज्या। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन, गोले दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी।
गोले दर्पण कहाँ है? यहाँ लो। इसकी क्या है? वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपके पास? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी क्या कहलाएगी आपके पास में? त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दूरी क्या कहलाएगी आपके पास में? वक्रता। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ तुम तो मेरे को। है भाई? आ रही है नहीं आ रही लोकेश? मुख्य अक्ष। अब पहले डेफिनेशन देखो भाई, मुख्य अक्ष। ये डेफिनेशन से बनेंगे डायग्राम पूरे। देखो भाई मुख्य अक्ष, ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण के क्या है? सी वक्रता केंद्र और एक ध्रुव, इससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी आपकी? मुख्य अक्ष। कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी आपके पास में? मुख्य अक्ष। फिर आती है फोकस बिंदु या फोकस। काल्पनिक रेखा है ना? हाँ सीधी रेखा काल्पनिक। काल्प क्या होता है? काल्पनिक क्या होती है? काल्पनिक रेखा तो गुजर रही है। टॉपिक आपके पास फोकस बिंदु। जो अपना गाड़ी में साइड मिरर होनी चाहिए, आप बस ये देखिए वास्ते वो भी पता लग जाएगा, पढ़ाएंगे उसको। उत्तम दर्पण पढ़ाएंगे, उत्तर पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे फिर तो वो सब पढ़ाएंगे। ये क्या आपके पास में भाई? ये क्या है भाई? मुख्य अक्ष। ये क्या है? सी। ये क्या आपके पास? पी। अब आप क्या बना रहे हो? फोकस बिंदु पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप? फोकस बिंदु पढ़ रहे हो। तो फोकस बिंदु को आप दर्शाते हो एफ से। कि आप देखो भाई, ध्यान से सुन लेना भाई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है। इसके बाद में क्या हो रही है? दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई हमारे पास? ठीक है। अब आती है फोकस दूरी। क्या कहला रहे भाई? फोकस दूरी। देखो इनको रटने की कोशिश ना करना, समझने की कोशिश करना। एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं। फोकस बिंदु और ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव, इसके मध्य की दूरी क्या कहलाएगी आपके पास? फोकस बिंदु। स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? ठीक। अब देखो आगे ये डेफिनेशन कल कॉपी और चेक करूंगा साहब आपकी सब काम की आगे की। आज का टाइम हो दे रहा हूँ, कल आपको कॉपी। कोचिंग वाले बच्चे धुआं में ना खेले, कॉपी चेक करो। कॉपी बनाए आप, कॉपी बनाए। 100 रुपये का खर्चा जरूर करूंगा भाई। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम देखो। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। पहला नियम, ये नियम सीख लिए तो चित्र बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहले नियम सीखना। पहले नियम अभी भी पढ़ा है हमने, फोकस बिंदु वही है कि आपके पास ये क्या है भाई? क्या आपके पास कौन सा दर्पण है? लो कैसे? अवतल। अवतल को पता कैसे लगा? वो ये जो है यूं भाग है ना, वो अपना जेम की साइड होगा। ये जो भाग है पॉलिश इधर को, और जो इधर को भाग है बिना पॉलिश को इधर को अपना जेम की साइड। तो कौन सा दर्पण आएगा? अवतल। ये दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। इसकी पॉलिश कैसे होगी? अंदर वाले भाग। ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है कोई प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाएगा? अपना फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? फोकस। अब उत्तल दर्पण को समझो कि मुख्य अक्ष के समांतर अपने पास प्रकाश किरण चल रही है और चलने के बाद में ये टकराती है, टकराने के बाद में यूं उड़ जाती है। क्यों? यहाँ से इधर। ये क्या होता है आपका? फोकस। क्या कहलाता है? ये आपका उत्तल में आता है। पीछे क्यों होते हैं? आवासीय और सीधे होते हैं। ठीक है साहब। अगला पॉइंट देखो। क्लास चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंप्लीट चल रही है? देखो भाई दूसरा नियम, चल के इसके पापा को फोन में लाना भाई। फोन लगाना नाम किस तरह ले। पास से ले क्यों कर रहे हैं?
प्लेसमेंट ढूंढ, ये फोरम मैंने इसलिए तो भरवा के रखे हैं, कारस्तानी करने वालों के लिए बहुत अच्छा काम है। देखो भाई देखो भाई कि आपके पास ये पॉइंट सुनना, ये उल्टा पॉइंट है कि आपके पास में क्या है भाई, फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु क्या है हमारा, ये रहा, इस बिंदु से होकर आपके पास क्या हो रही है, कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है। ये चिन्ह का ध्यान रखना, यही बता रहा है हमको कि यहाँ से हमारे प्रकाश की किरण कहाँ आपतित हो रही है, इस दर्पण पर आपतित हो रही है कि नहीं हो रही, और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पे क्या हो जाती है, समांतर। देखो बड़ा ध्यान से समझना बेटा, बड़ा गजब से समझना, नहीं तो समझना कि आपकी प्रकाश की किरण पहले तो कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद कैसे गई, इस ये गई फोकस, फोकस बिंदु से आपकी प्रकाश की किरण कहाँ है, दर्पण पर, परावर्तन के बाद कैसी होगी, समांतर। क्या कहलाएगा आपके पास में, ये दो नियम हो गए नहीं हो गए। इसका नियम कैसे होगा साहब, इसका नियम भी हो जाएगा, आपके पास ऐसे रखी थी, यहाँ से कैसे जाएगी आपके पास, यूं कैसे जाएगी भाई, यूं आपकी तो होगी कि नहीं होगी, गलत नहीं बनाते हम, सही है सही है। तो यहाँ से तो अपने पास प्रकाश किरण देखो भाई, यहाँ से तो यूं आई थी और यूं परावर्तित हुई थी, है ना। तो देखो अपने पास यहाँ से किरण आ रही है, यूं आ रही है कि नहीं आ रही भाई, और आ रही है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में, समान, क्या हो जाएगा अपने पास में, समान। ये आपके पास, ये ऐसे लिख लिया करो, ये सी है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, सारी डेफिनेशन आ रही है। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी, त्रिज्या। देखो समझो ना, तो ऐसे ही समझना, परिभाषा को याद करना कि यार ये क्या है, दर्पण गोले का, जिस गोले खोखले गोले का भाग होता है उसका कटा हुआ केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसके बाद में इसका गोले दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारे पास में, मुख्य अक्ष। ऐसे याद करना, ये क्या कहलाता है, ध्रुव, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। फिर हमारे पास में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ गई, जिस बिंदु से जा रही है, क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु और दर्पण के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र। सारे डेफिनेशन आ गई, 6 की 6 आ गई। और जिस बिंदु आपतित हो रहा है यहाँ पे, जिस बिंदु से गुजर रहा है, क्या कहला रहा है आपके पास में, ला रहे मेरे को देखो, मेरे को मेरे को दे ला, ये देखो फोकस बिंदु से होके ये इस पर आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद क्या हो जाएगी, ये क्यों समांतर। नंबर ले लिए, का नंबर दिल की से बात की पहले इसको मिला के छोड़ दे, पहले दिल के स्किप कर ले, देखो उठा ले। तीसरा देखो भाई, नंबर है दिल के इसका विकास, अब निकाल ले, ग्रुप में है वो, ध्यान से देखो भाई, अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर आज से पढ़ाई स्टार्ट की, अब से क्या होगा तब तक, क्या मतलब नहीं, पढ़ाई तो पहले हुई थी, देखो हमारे मन की पढ़ाई थी, आज से अगले बार देखो भाई, आप तो लोकेश भी कुछ देख रहा हूँ। अब यार वो डेरिवेशन चलते हैं उसमें तो लेंथ ही पड़ता ही है ना। तो देखो भाई ध्यान से समझो कि आपके पास क्या है, वक्रता केंद्र से, सुन लेना भाई पूरी बात वापिस से, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, भाई इधर देख लो, वक्रता केंद्र से होकर इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण। तो आपके पास वक्रता केंद्र ये रहा, ये आपतित होगी नहीं होगी, होगी, ये चिन्ह क्या बता रहा है, इसके ऊपर आपतित होगी। रॉकेट का सामना चिन्ह जिधर को आपने रॉकेट को जिधर रखा उधर को तो भगाएगा, तो नो आपतित कराओ, नो भगाओ, नो आपतित कराओ, यूं भगाओ। और रात ऊपर अगर बोतल रख दी तो सीधे ऊपर उड़ाया। बहुत से नाटक करते हैं ना, मटकी के ढेर को उसके ऊपर रख के फिर उड़ाते, फिर ऊपर एक बार मुर्गी लाश उड़ाया था, गिलास टूट, और किसी खोपड़ी पड़ जाता तो उन्हें सूतली बंद कर दी, गिलास टूट हो गया, दो भी नहीं तो पड़े। ये क्या होता है साहब, वक्रता केंद्र से होकर हमारे पास क्या हो रही है, इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और इससे परावर्तन के बाद ये वापिस वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित हो जाती है। तो क्या कहला, ये नियम हमारे पास में अगला पाप करो साहब, हमने आपकी बात का पूर्ण पालन किया था कि वक्रता केंद्र से होकर इस पर कोई आपतित हो रही है किरण, टकराने के बाद वापिस इसी से परावर्तित हो रही है। तो हमारे पास में 3 नियम हो गए। अब देखो अगला, ला फोन में
हेलो, हाँ जी नमस्ते सर, मुतरेश जी बोल रहे हो? मैं भूपेश बोल रहा हूँ, फिजिक्स क्लास से दिलकेश नहीं आया, कोचिंग नहीं आया। बस साहब मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मानो आप उसको थोड़ा खींचो। आज ही नहीं आया, और दिन तो छुट्टी थी, आज पहली बारी आज चली 3-4 दिन बाद में क्लास। ठीक, दूसरा बैच चलेगा, दूसरे में भेज देना अगर अगर नहीं आया कोई कारणवश तो। दिलकेश ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है मेरा नंबर। परसों वाला दिन जब वो नहीं आया, जो कॉल किया ना, तो ब्लैक लिस्ट दूसरे किसकी जब आया फिर इतने, मैं तो उसके पापा को कर रहा था, ब्लैक लिस्ट बता रहा था, पीछे से एक लड़के ने बैठे उन्होंने उसको कर दी, तेरे पापा को फोन हो रहा था, इतनी देर में 10 मिनट में पहुंच गया। फिर कह रहा मेरे बुखार हो रहा है, इसलिए नहीं आया, कोई बुखार नहीं था उसके। तो देखो भाई, गोले दर्पण से प्रतिबिंब के नियम ये सब आप खुद करोगे, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है इसमें। ये कौन से नियम है? जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F व 2F पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति कैसी बनेगी, वो सारे आपको याद रखने। इनको समझाने का अपन समझा देंगे, लेकिन इनको ज्यादा रटाने का कोई ट्रिक है नहीं अपने पास कि अपन इनको ज्यादा ही बहुत ज्यादा तरीके से रटा दे, वो कर दे, तो ऐसे कोई ट्रिक नहीं है अपने पास। बस आपको अगर जो अभी भी इससे पहले मैंने 3 नियम बताए ये आपको अच्छे से आते हैं और अच्छे से इनको समझ गए, तो ये डायग्राम आपके चुटकियों में खेल रही है, अगर आप ये समझ। बस इनके सारी चीज याद हो जाए। बाकी 10वीं क्लास वालों को, अगर आपको कोई छोटा भाई पढ़ रहा हो, बड़ा भाई पढ़ रहा हो, बड़ा क्या छोटा ही भाई बहन पढ़ रहे हो, तो बता देना 6 ये 2 उत्तल के 8 1.5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आया, आंख बीच के लगा देना। 99% 1.5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, 1.5-2 नंबर 100% है 10वीं क्लास। मैं सुना 10वीं पेपर 8 से 12 बजे। तू तो ये भी सुनता है कि भूपेश सर छोड़ गए बंद, तो ये भी सोचता है भूपेश सर उड़ गए बम ब्लास्ट में, तो ये भी सुन सकता है, चाहता यही है। चलो एक मैं बता देता हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो, अपने पास टाइम है तो अपन कर लेते हैं डिस्कस। रामकेश मन ना लग रहा है, कतई बजे कितने बजे बैठते हैं? मैं क्लास का से स्टार्ट करती है। कितने बजे बैठते हैं? अरे अभी तो 7-5 में स्कूल ड्रेस पहन और तो फिर 5:30 आपको करना देगा, सोचा जल्दी आओ 5:40 पे क्यों आए? अरे सर मैं तो उनसे पूछो, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम से पहुंचो, टाइम से जाओ। कि आपके पास वस्तु कहाँ पर है भाई, ये कौन सी है आपके पास, अनंत। कहाँ पे आपकी वस्तु, यहाँ रखिए अनंत पर। कहाँ पे रखिए आपके पास वस्तु, अनंत पर। कहाँ पे रखिए भाई वस्तु आपकी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर रखिए। तो इसके समांतर प्रकाश किरण भेज दो, आपतित करा दी। ये इस बिंदु से परावर्तित होकर यहाँ से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, बताओ भाई, गुजरेगी नहीं गुजरेगी? एक आपके पास यूं आपतित करा दो, फिर ये कहाँ से गुजरेगी आपके पास, पाने वाला तो नहीं है, लग रहा है मेरे को आदत दिया नहीं। आप ये आपकी क्या बन गया, कि आपके पास वस्तु वहां रखी थी अनंत पर। प्रतिबिंब आपने जैसे प्रकाश किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर लिया, परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरी, खा गुजरी फोकस, ये समांतर लिया, कहाँ से गुजरी, प्रतिबिंब कहाँ बन गया। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण का सीधे सीधे 5 चित्र पे याद कर लेना, वास्तविक और उल्टे बनेगा। छठा चेंज होगा जो यहाँ से और यहाँ के बीच में रहेगा। तो बात समझ में आ गई, बस ये क्या है C, ये क्या है P और ये क्या है F, समझ में आ गया। वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत बनेगा, छोटा सा बनेगा। और जब वस्तु अनंत पर रखे तो चलने से देखो, पर्वत पर कोई नीम को पेड़ रखो, अपन नीचे से देखेगा इतना से देखेगा, इतना बड़ो थोड़ी देखो, नीचे से आप डूंगर के ऊपर जाके देखो, नीचे से डूंगर के ऊपर देखोगे इतना से दिखेगा, तेरी जान निकाल दूंगा मान जा, सोचो दिमाग खराब मत कर। आगे देखो भाई, मेरे को मत सताया कर, मैं थोड़ा संकेत टाइप कर लेती हूँ। देखो आपको 6 चित्र बनाना है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु अनंत और C के मध्य हो। देखो आप समझ लो ऐसे 6 के 6 डायग्राम। जब आप वस्तु आपके पास अनंत पर हो, जब वस्तु आपके पास क्या हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, क्या हो वक्रता केंद्र से दूर, जब वस्तु आपके पास C पर हो, जब वस्तु आपके पास C और F के मध्य, जब आपके पास वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु आपके पास फोकस और ध्रुव के मध्य। यही लाइन से समझ लो सारों मान लो। देखो भाई, अनंत C से दूर हो,
फिर सी पर हो, फिर सी और एफ देखो अनंत पर हो, सी से दूर हो, एफ पर हो, सी व एफ पर हो, सी 1 2 3 4 है ना, सी से दूर, और एक सी पर हो और एक एफ व पी पर हो। 1 2 3 4 5 6 सी पर हो, अनंत पर हो, सी पर हो, सी से दूर हो, सी व एफ पर हो, एफ पर हो, एफ व पी पर। और समझा एक तो डायग्राम मुझे आज जाऊंगा क्यों? आज जाऊंगा तो आज क्या है? वो पेपर है तो पूछाऊंगा कितने पार्ट आऊंगा मतलब पूछ लीजिए कोई नहीं। और आपकी बार देखते हैं टेस्ट में नंबर कम आ गया तो नंबर कम का स्टेपान दिया अपने नहीं पूछना चाहिए, गलत हो। जब बार मैंने कौन डिफेक्ट पिछली बार दूसरा देखो, जो बच्चे ठीक है पढ़ने में, व्यवहार ठीक रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल के, उनके प्रैक्टिकलों की पैरवी मैं खुद करूंगा जाके, धन्यवाद जैसे पोस्ट वाले सर से करूंगा। जनवरी माह के बाद मैं एक लिस्ट बना के बच्चों की जरूर पैरवी करूँ जो मेरे पास पढ़ा है। तो आपके पास वस्तु कहाँ है? अब वो चाहे मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो आपके पास? सी पर हो। आपकी वस्तु कहाँ रखी रहेगी भाई? आपके पास सी से दूर हो, चाहे सी पर रख लो, चाहे आप सी पर रख लो। आपके पास क्या है? थीटा। आपके पास कहाँ है वस्तु? मेरा पोलिस तो कर ले करो दादा, वैसे लेके गलत माना जाएगा। वस्तु कहाँ है? सी पर। तो ये लो सी पर रख दी। कहाँ रख दी? ए और बी। और इसको क्या बता दिया आपने? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी ना गुजरेगी बता दो भाई। ये कहाँ से गुजरेगी? अरे यार ये तो यूं लो, सही है। ये भी यही लपड़ा है बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात है। देखो भाई तो ये यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, चली गई। अब चली गई नहीं चली गई? इसके बाद में यहाँ से आई, अब ये यहाँ से यहाँ आ गई। अब ये जाएगी किधर आपके पास? ये जाएगी यूं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वस्तु सी पर हो? तो बताओ भाई। ये गलत बन रहा है, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ। इसको बनाते हैं। चलो थोड़ा सा इधर हो गया। ये आगे डायग्राम कहाँ है? नीचे अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगा। ये लो सर, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी और ये हो गया A। ये आपका प्रतिबिंब। ये थोड़ी टेढ़ी बाकी देख लेना कि आपके पास वस्तु कहाँ रखी हुई है। आपके पास में सी से दूर, सी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो यहाँ रखी थी तो वस्तु के क्या बन रहा है? बराबर। बराबर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। अगर आपके पास वस्तु रखी होती सी से परे तो फिर प्रतिबिंब आगे बनता। और बाकी इन 6 और 2 8 इन डायग्रामों का जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना दूंगा, उसमें आपको ओनली फॉर ओनली 8-9 एग्जाम्पल आपको समझाया। आपका दर्पण आज हो गया, कल पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और एफ और आर में संबंध। आपका दर्पण फिर पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन में मैं आपको पीडीएफ दूंगा 4 पन्नों। क्यों? वो बिल्कुल थ्योरेटिकल। आकाश तारे क्यों टमटम आते हैं जब वस्तु आपके पास सिक्का जल में पड़ा हो? आपके पास क्या हो मोनिका? कैसे हुई? जाओ जल्दी कर, ठीक है ना? क्या कॉपी टेस्ट की कॉपी दे दो, विकास नहीं दी ना, वो तो मोनिका की तबीयत खराब हो रही।